गुड मॉर्निंग जी। लेक्चर नंबर 5, हेडिंग इज डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। जिसमें से आपने कौन कौन सी डीमेरिट्स पढ़ ली थी? नंबर 1, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की जो पोजीशन है आज भी कंट्रोवर्शियल है, वो हमने पढ़ ली थी। और कौन सी पढ़ी थी? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। क्योंकि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस पे बेस्ड थी? पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड थी। और पीरियोडिक लॉ क्या बोलता था? जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कर रही थी? रिपीट कर रही थी। ये पढ़ा था, 2 प्रॉपर्टी हो गई। और क्या पढ़ा था हमने? ग्रुप 8। ग्रुप 8 के अंदर अगर आपने देखा हो, 3 एलिमेंट्स के हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स बना रखे थे, वर्टिकल नहीं थे, ठीक है। तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। और क्या पढ़ा था हमने? लेंथोनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को। लेंथोनॉइड्स में 14 एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनॉइड्स में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। और इन 14 एलिमेंट्स को मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से बाहर रख दिया था, उसके अंदर जगह नहीं दी गई, ठीक है जी। 4 हो गए। 5वां सुनो आप एक बारी जरा, आप ग्रुप 1 का एलिमेंट देखो। पेज नंबर अपनी खोलो ना, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल खोलो, एनसीईआरटी पेज नंबर 77, ग्रुप फर्स्ट ए देखो एक बारी। ग्रुप फर्स्ट ए देखो एक बारी। बुक कहाँ है जी आपकी? ग्रुप फर्स्ट ए देखो एक बारी जरा आप। फर्स्ट ए के अंदर एलिमेंट्स देखो कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम नजर आया? अब जरा फर्स्ट ए के राइट में देखो एलिमेंट कौन कौन से है। फर्स्ट ए के राइट में, फर्स्ट ए तो ये रहा आपका, ये फर्स्ट ए, सॉरी ये फर्स्ट ए है। अब इधर देखो, कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो ग्रुप फर्स्ट ए, मैंने आपको क्या तरीका बताया था? हर एक ग्रुप को 1 2 3 4 5 6 7 8 हर एक ग्रुप को 2-2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, ए और बी के अंदर, है ना। हर एक ग्रुप को, जैसे ये आपका ग्रुप फर्स्ट है, ये आपका ग्रुप फर्स्ट है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है जी, ठीक है। अगर आप ग्रुप 1A के अंदर देखो तो यहाँ पे आपको लिथियम मिल रहा है, यहाँ आपको सोडियम भी मिल रहा है, यहाँ आपको पोटेशियम भी मिल रहा है। और ग्रुप फर्स्ट बी के अंदर देखो तो आपको कॉपर भी मिल रहा है, सिल्वर भी मिल रहा है और गोल्ड भी मिल रहा है। सही बोला मैंने, ठीक है। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं कोइनेज मेटल्स, कोइनेज मेटल्स। और ये जो मेटल्स हैं, ये वाले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाले, ये है जी आपके एल्कलाइन मेटल्स, सॉरी एल्कली मेटल्स, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, ठीक है। इन तीनों एलिमेंट्स की, मतलब इन 3 एलिमेंट्स की और इन 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है? डिफरेंट है, बट इनको एक ही ग्रुप में रखा हुआ है एक साथ। भाई हमने ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि ग्रुप में तो वही एलिमेंट होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? सिमिलर होगी। मैंने आपको बता दिया ये वाले एलिमेंट्स क्या है? एल्कली मेटल्स। ये वाले एलिमेंट्स क्या है? कोइनेज मेटल्स। और दोनों टाइप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, बट दोनों को साथ रखा हुआ है, ठीक है ना। एक दूसरा केस क्या है? अगर आप ध्यान से देखो, कॉपर और मरकरी को ढूंढो एक बारी। कॉपर तो ये रहा, कॉपर तो ये रहा, मरकरी ढूंढो कहाँ पर है? मरकरी इज Hg, सेकेंड में, सेकेंड बी में, है ना। सेकेंड आपका ये ग्रुप हो गया, जिसको आप फर्दर डिवाइड करोगे 2 पार्ट्स के अंदर, जिसको आप फर्दर डिवाइड करोगे 2 पार्ट के अंदर। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। मरकरी आपका सेकेंड बी के अंदर है, ठीक है। मतलब ग्रुप फर्स्ट के अंदर मैंने क्या बताया? ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है उनको साथ रखा हुआ है, और ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर, उनको अलग अलग रखा हुआ है। कॉपर और मरकरी की प्रॉपर्टीज सिमिलर है, उनको अलग रखा हुआ है। तो ये भी एक पंगा हो गया यहाँ पे। भाई मेंडलीव क्या बोलता था कि आप एलिमेंट्स को अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ताकि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है वो एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, और ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है वो अलग ग्रुप में चले जाएंगे। बट यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पे तो ऐसे एलिमेंट साथ आ गए हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है, और ऐसे एलिमेंट अलग हो गए हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। ड्रॉबैक मिल गया,
ठीक है, एक और ड्रॉबैक है, लास्ट ड्रॉबैक है, फिर लिखवाता हूँ। भाई मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कौन से लॉ पर बेस्ड है? पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है। पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट करती है ना। सर्टेन इंटरवल का मतलब टाइम नहीं है, ध्यान रखना। कहीं आप बोलो सर 10 मिनट बाद रिपीट करेगी क्या, 15 मिनट बाद क्या रिपीट करेगी क्या, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट करती है, 10 एलिमेंट बाद। एग्जाम्पल है, नंबर मैं आपको बताऊंगा अभी, मतलब थोड़े 1-2 लेक्चर्स में आ जाएगा वो नंबर भी, ठीक है जी। तो सर्टेन इंटरवल का बाद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब 10 एलिमेंट्स बाद। जैसे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट कर रही थी, वो 8 एलिमेंट आपका इंटरवल था, ठीक है जी। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है? पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है। पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट सो दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती है। यानी कि आपने एलिमेंट्स को कैसे रखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। यानी कि पहला एलिमेंट कौन सा आएगा? जिसका कम होगा। फिर कौन सा आएगा? जिसका मास ज़्यादा होगा। ज़रा एक बार आर्गन और पोटेशियम का मास चेक करना। भाई ऐसे तो रखोगे ना आप एलिमेंट्स को, इधर देखो, एलिमेंट्स को कैसे रखोगे? भाई ऐसे रखोगे। अरे इधर देखो, आप एलिमेंट्स को ऐसे रखोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, फिर नीचे आ जाओगे, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, फिर नीचे आ जाओगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। अब जरा आर्गन और पोटेशियम को चेक करो एक बारी। आर्गन कहाँ पर है? आर्गन है 38, ठीक है। इसका होता है, और एक मिनट, पोटेशियम ढूंढो, पोटेशियम 39.1। ये गड़बड़ है मास आपका, नहीं ये गड़बड़ है। मैं एग्जैक्ट मास बताता हूँ आपको। लिखो आर्गन का एटॉमिक मास एग्जैक्ट, अभी रफ में लिख लो, कहीं अच्छे से बताऊंगा। आर्गन इज 39.9, वो गड़बड़ है उधर। आर्गन इज 39.9। आपने पढ़ा नहीं था आइसो बार्स के अंदर? ये वाला एग्जाम्पल पढ़ा होगा। अप्रॉक्सीमेटली आर्गन और पोटेशियम का मास बराबर रखा हुआ है। सॉरी, पोटेशियम नहीं, कैल्शियम 40 रखा हुआ है ना। आर्गन का एटॉमिक मास 40 ले रखा है, बट टू बी प्रिसाइज 40 नहीं होता, उसका थोड़ा सा कम होता है। लिखो, रफ में कहीं लिख लो, आर्गन एटॉमिक वेट 39.9, पोटेशियम इज 39.1। रफ में कहीं लिख लो, चलो मैं लिख देता हूँ। आर्गन का एटॉमिक वेट इज 39.9 और पोटेशियम का हो गया आपका 39.1। सब कुछ छोड़ो, आप लोगों ने आइसोबार्स पढ़ा होगा। आइसोबार्स के अंदर सबसे पहले ये वाला एग्जांपल तो लिखते हैं। आइसोबार्स आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? ऐसे एलिमेंट जिनके एटम का एटॉमिक मास क्या होता है? बराबर, बट एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट। ऐसे एलिमेंट जिनके एटम का एटॉमिक मास बराबर होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। तो आप लोग आइसोबार्स के अंदर कौन सा एग्जाम्पल पढ़ते थे? आर्गन और कैल्शियम पढ़ते थे, और इधर 40 लिख दिया करते थे, इधर 40 लिख दिया करते थे, ये 18 और इधर 20, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये होता कितना है? 39.9। हाँ, ये अप्रॉक्सीमेट लिख देता है 39.9.1, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब जरा देखो लॉ क्या बोलता है? अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। इधर क्या हो रहा है देखना जरा, इधर से इधर जाने पे एटॉमिक वेट घट रहा है। आर्गन को पहले रखा हुआ है, जबकि मेंडलीव के हिसाब से आर्गन को बाद में रखना चाहिए। एक बारी टेलुरियम और उसका चेक करो, आयोडीन का। टेलुरियम और आयोडीन का चेक करो। 27.6 टेलुरियम का है। 27.6 नहीं हो सकता भाई। हाँ, 127 पॉइंट, और आयोडीन का 126.9। जरा देखना, मिल गया? जरा देखना भाई, मेंडलीव के हिसाब से हम चले, तो आयोडीन को पहले आना चाहिए था, इसको बाद में आना चाहिए था। देख लो आप क्या सीन हो रहा है। जरा कोबाल्ट और निकल का मास चेक करना, पता नहीं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ना दे रखा हो। कोबाल्ट और निकल, हाँ अप्रॉक्सीमेटली दे रखा है। मैं बताता हूँ कोबाल्ट और निकल का मास। कोबाल्ट का 58.9, 58.9, 58.7 कोबाल्ट और निकल, दोनों का मास अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो 59 लिखवा दिया था, याद आया ना? एग्जैक्ट मास ये रहा 58.9, 58.7। किसको पहले आना चाहिए था?
इसको पहले आना चाहिए था, इसको बाद में आना चाहिए था। तो ये आपके डीमेरिट्स है। मतलब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बना तो दी, मेंडलीव ने, सुनो, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बना तो दी, बट कुछ जगह उसने ऐसा कुछ कर रखा था, पूछा गया क्यों कर रखा तो वो नहीं बता पाया। हाँ, प्रॉपर्टीज़ वाइज सही थे, प्रॉपर्टीज़ वाइज जस्टिफाई कर रहे थे एलिमेंट्स, बट पूछा गया ना क्यों भाई, आपकी बात से तो गलत जा रहा है। मेंडलीव से पूछा गया कि भाई आप तो बोलते हो एलिमेंट्स को अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, बट यहाँ तो आपकी बातें गलत हो रही है। तो मेंडलीव से जब पूछा गया तो वो इनका आंसर नहीं कर पाया। ठीक है जी, तो लिखो बाकी दो डीमेरिट्स। ठीक है ना, 2 रह गई थी, 4 6 थी, 4 करवा दी थी, 2 रह गई थी। लिखो जरा, एनोमलस, एनोमलस ANOMA लिख, पहले भी तो लिखा था, कल भी तो लिखा था आप लोगों ने। एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आप लिखो सम एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक वेट, सम एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक वेट्स precede the elements, some elements with higher atomic weights precede the element with lower atomic weight। precede का मतलब जो आगे आते हैं। some elements with higher atomic weights precede the elements with lower atomic weight, some elements with higher atomic weights precede the elements with lower atomic weight। for example ये तीनों लिख लो, और भी ढूंढोगे मिलेंगे, और भी ढूंढोगे मिलेंगे, अब ये तीनों लिख लो। ठीक है, इनके एग्जैक्ट मासेस भी लिख दिए, वरना जब हम आयोडीन का एटॉमिक मास लेते हैं कैलकुलेशन के लिए तो हम 126.9 नहीं लेते, 127 लेते हैं, है ना, तो ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है ना। ठीक है, आई रिपीट, फिफ्थ हम पढ़ रहे हैं डीमेरिट्स। ठीक है, या डिफेक्ट्स आप कह सकते हो। एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट, जिसमें आपने लिखा है सम एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक वेट प्रिसीड द एलिमेंट्स विद लोअर एटॉमिक वेट। आपने एग्जांपल लिख लिया है, फॉर एग्जांपल। इसके बाद लिख लो नो जस्टिफिकेशन हैज़ बिन प्रोवाइडेड, नो जस्टिफिकेशन हैज़ बिन प्रोवाइडेड फॉर दिस एम्बिगिटी। एम्बिगिटी मतलब कन्फ्यूज़न। नो justification has been provided, no justification has been provided for this ambiguity, no justification has been provided for this ambiguity मतलब confusion। ठीक है जी, क्लियर हो गया, बस खत्म हो गया। एग्जाम्पल तो आपने लिख ही लिए। ठीक है जी, 5th हो गया, 6th लिख लो आप, 6th लिख लो आप। some dissimilar elements, 6th demerit और लास्ट डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सम dissimilar elements are grouped together, some dissimilar elements are grouped together, some dissimilar elements are grouped together while some similar elements are placed, while नंबर लिखो यहाँ पे 6। some dissimilar elements are grouped together while some similar elements are placed in different groups, while some similar elements are placed in different groups। for example alkali metals such as lithium, sodium, potassium। ट्रिक सिखाई थी ना लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। अभी एटॉमिक नंबर नहीं सिखाया मैंने, बस ट्रिक सिखाई है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। इसमें आप लिखो फॉर एग्जांपल एल्कली मेटल सच एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा, इन ब्रैकेट लिखो ग्रुप 1A, फर्स्ट ए, सॉरी ये वाला फर्स्ट ए, फर्स्ट आपका रोमन न्यूमरल में होना चाहिए, फर्स्ट ए।
Group first A are grouped together with coinage metals. Are grouped together with coinage metals. इन एलिमेंट्स को कोइनेज मेटल्स बोलते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. कौन आगे आया? एक ही ग्रुप के हैं. कॉइन्स में यूज़ होते हैं ना, कॉइन्स बनाने में यूज़ होते हैं. ठीक है जी, आगे देखो. आर्गन तो गैस है ना. तो आर्गन तो मैंने बोला ही नहीं यहाँ पे, ये तो सिल्वर है. कॉइन्स बनाने. हाँ तो सही बोल रहे हैं, आर्गन तो उसने बोला ही नहीं है. कॉपर. आर्गन ये है मेरे भाई, ये नोबल गैसेस में और वाला हीना, नीना और करीना. हाँ जी, क्या लिख रहे थे आप? फॉर एग्जाम्पल एल्कली मेटल्स सच एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा इन ब्रैकेट ग्रुप फर्स्ट आर ग्रुप टुगेदर विद कोइनेज मेटल्स सच एज कॉपर, मरकरी एंड गोल्ड. इसको कॉपर बोलते हैं, इसको मरकरी बोलते हैं, इसको गोल्ड बोलते हैं. AU इज गोल्ड, AU इज गोल्ड, AG इज सिल्वर, CU इज कॉपर. Are grouped together with coinage metals. Are grouped together with coinage metals such as copper, mercury, gold in bracket coinage metals. And group first भी लिख लो. Group first भी नहीं, group, हाँ group first भी सही तो है. क्या हो गया? यहाँ से देख लो ना. कॉपर, मरकरी, कॉपर, अरे लिखो ना यार, लिखा तो सामने ही लिखा है, कॉपर, मरकरी एंड गोल्ड इन ब्रैकेट लिखो कोइनेज मेटल्स एंड ग्रुप फर्स्ट बी. ये फर्स्ट बी के तो एलिमेंट है. दो देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट, दो देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट. इसके बाद ही बोल रहा हूँ, दो देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट. देखो इन तीनों, इन 6 एलिमेंट, तीन की बात करते हैं. इन 3 एलिमेंट और इन 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ना, फिर भी उनको एक ही ग्रुप में डाला हुआ है. ठीक है, आर क्वाइट डिफरेंट. फुल स्टॉप करके लिखो. सम सिमिलर, सम केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स, सम केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स लाइक कॉपर, सम केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स लाइक कॉपर, ब्रैकेट में लिखो फर्स्ट बी, ब्रैकेट में लिखो फर्स्ट बी. Some chemically similar elements like copper, ब्रैकेट में लिखो फर्स्ट बी, एंड मरकरी, ब्रैकेट में लिखो सेकेंड बी, ब्रैकेट में लिखो सेकेंड बी. Have been placed in different groups, have been placed in different groups. ठीक है जी, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, एटॉमिक नंबर एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. एटॉमिक नंबर एंड, हाँ जी भाई बोलो. ग्रुप्स हैव बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप में डाले हुए ना, सेम आसपास सेम ग्रुप में होनी चाहिए, मेंडलीव के सेम ग्रुप में होनी चाहिए. एटॉमिक नंबर एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और पीरियोडिक लॉ अलग है. ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और पीरियोडिक लॉ अलग है. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और पीरियोडिक लॉ अलग है. ठीक है जी, नेक्स्ट हेडिंग है. अब एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट क्यों आया? देखो जी, ऐसा है, एलिमेंट से मोसले ने, मोसले साइंटिस्ट का नाम है, मोसले साइंटिस्ट का नाम है, 1912 ईयर है 1912. कोशिश करना, आपको कहीं जगह मैंने ईयर्स लिखवाए हैं, उनको याद रखने की कोशिश करना. ठीक है ना. वैसे आज तक तो मैंने नोटिस करा है कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट जितनी अच्छी केमिस्ट्री आप लर्न करोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा सब्जेक्ट के अंदर. जितना पढ़ोगे उतना इंटरेस्ट आएगा. ठीक है जी, 1912 मोसले ने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को एटम से बम्बार्ड कराया, स्ट्राइक कराया. उसमें से निकली एक्सरेज, और एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी को उसने स्टडी करा, और उन्होंने क्या पाया कि जो फ्रीक्वेंसी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के. दोबारा सुनो, एटम लिया, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन लिया, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसकी बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, फिर तो जब स्पीड बहुत ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ज़्यादा ही होगी ना, और उसको बम्बार्ड करा दिया एटम से, स्ट्राइक करा दिया एटम से. एटम से निकली एक्सरेज,
एक्सरे रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, याद आया कुछ सेकंड चैप्टर? तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो जो एक्स रेज एमिट हुई एटम में से उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, देखा गया, पाया गया कि जो फ्रीक्वेंसी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके? एटॉमिक नंबर के। और यहीं से ही कंक्लूड कर दिया गया कि भैया एटॉमिक वेट से ज़्यादा बेटर प्रॉपर्टी कौन है, मतलब ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन है जिसपे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है, वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट से ज़्यादा फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? एटॉमिक नंबर की। एटम लिया, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन लिया, बम्बार्ड करा दिया, उसमें से एक्सरेज निकली, एक्सरे की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके निकली? एटॉमिक नंबर की। तो कहा गया कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा बेटर है किसके? एटॉमिक वेट के, यानी कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो किस पे डिपेंड करेगी? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी, एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करेगी। तो यहीं से ही आपका पीरियोडिक लॉ मॉडिफाई हो गया। अब वो क्या कहलाएगा? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, ताकि एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करेगी। अब बदल गया। तो पीरियोडिक लॉ किस पर डिपेंड करता है? मतलब पीरियोडिक लॉ में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द एटॉमिक वेट। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या पढ़ते हो? केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। और पीरियोडिक लॉ क्या पढ़ा था आप लोगों ने? केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट सो दैट द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। ये पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है, मतलब प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगे सर्टेन इंटरवल के बाद, ठीक है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर क्या पढ़ा? केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज विल रिपीट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल व्हेन यू अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक, तेज तेज बोला मैंने, समझ आया? बट ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, क्यों नहीं डिपेंड करती? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, क्यों डिपेंड करती है? क्वेश्चन ये है। तो सुनो, एटॉमिक वेट बेसिकली किसकी वजह से अराइज होगा? भाई एटॉमिक वेट, अगर आप एटम का वेट निकालोगे किसकी वजह से अराइज होगा? प्रोटॉन्स के मास की वजह से, न्यूट्रॉन की मास की वजह से मेनली। इलेक्ट्रॉन का मास भी जिम्मेदार होता है वहाँ पे, बट इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। अरे आप लोग एटॉमिक वेट कैसे निकालते थे? एटम के मास को रिलेट कर दिया करते थे ना कार्बन 12 के एटम के मास से, तभी तो आपका एटॉमिक मास निकल कर आता था, याद आया? तो एटम का मास किस किस की वजह से होता है? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास तो बिल्कुल ना के बराबर होता है ना, जिसको हम इग्नोर कर दिया करते थे। अगर आपने एग्जैक्टली एटॉमिक मास निकालना है तो उसको भी इंक्लूड कर लो, आंसर और प्रिसाइज हो जाएगा। हाँ जी, तो हम क्या बोल रहे थे कि एटम का मास किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से, न्यूट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? न्यूक्लियस से बाहर है। ठीक, इतनी क्लियर हो गई। और न्यूक्लियस एटम के अंदर डीप सीटेड है, बहुत अंदर है ना एटम, ये रहा एटम, उसके बीच के अंदर है कहीं न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, आसपास घूम रहा है न्यूक्लियस के। यानी कि जो न्यूक्लियस है एटम के अंदर डीप सीटेड है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर है, और जो आसपास उसके घूम रहा होता है सर्कुलर मोशन में, नहीं जैसे मर्जी घूम रहा होता है, वो उसकी मर्जी है। ये हमने सीख लिया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब मान लो आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाना चाहते हो, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आप स्टडी करोगे तो केमिकल रिएक्शन कराओगे, किसके बीच में? एटम और रिएजेंट के बीच में। अरे अटैकिंग रिएजेंट होगा, किस पर अटैक कराओगे? लेट्स से एटम पे ही कराओगे। एटम ही, जब दो रिएक्टेंट्स के बीच में केमिकल रिएक्शंस होती है ना, तो उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। अगर आप एलिमेंट ले रहे हो, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम। अगर आप कंपाउंड ले रहे हो, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज मॉलिक्यूल। तो ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बीच में रिएक्शन होती है, ठीक है जी। तो आपने रिएजेंट लिया, आपने एटम पर अटैक करा दिया, तो मुझे बताओ रिएजेंट किससे इंटरेक्ट करेगा? न्यूक्लियस से तो वो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस तो अंदर छुपा बैठा है। किससे इंटरेक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। एटॉमिक नंबर की क्या डेफिनेशन होती है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल स्टेट, है ना। तो हमने देख लिया
कि जो रिएजेंट है वो किस पर अटैक कर रहा है, मतलब किसके साथ इंटरैक्शन सबसे ज़्यादा शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ ज़्यादा शो कर रहा है। और मुझे पता है एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल स्टेट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और रिएजेंट किससे इंटरैक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट कर रहा है। यानी कि जो प्रॉपर्टीज है किस पर डिपेंड करेगी, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगी, एटॉमिक वेट पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया, लिखवाएं अब, चलो लिखो एटॉमिक नंबर एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसमें लिख लो इन 1912 मोस्ले, स्पेलिंग है MOSELEY, 1912 मोस्ले। In 1912 मोस्ले इंग्लिश फिजिसिस्ट, केमिस्ट भी नहीं है ये, फिजिसिस्ट है, और इंग्लिश फिजिसिस्ट मेजर्ड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सरेज, मेजर्ड द फ्रीक्वेंसी, मोस्टली की स्पेलिंग गलत है, ठीक से लिखो, मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया। इन 1912 मोस्टली अ इंग्लिश फिजिसिस्ट measured the frequencies of x-rays, measured the frequencies of x-rays emitted by a metal, measured the frequencies of x-rays emitted by a metal, measured the frequencies of x-rays emitted by a metal when bombarded with high speed electrons, when bombarded with high speed electrons। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को आप एक्सेलरेट कराओगे जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे। आई रिपीट, इन 1912 मोस्टली अ इंग्लिश फिजिसिस्ट मेजर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सरेज एमिटेड बाय अ मेटल व्हेन बम्बार्डेड विद हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप करके, ही डिस्कवर्ड दैट। अरे भाई आंखों से नहीं देख सकते, सारे एक्सपेरिमेंट आंखों से करोगे क्या, इंस्ट्रूमेंट को मैंने कबाड़ी में बेच दिया है। He discovered that square root of the frequencies of the, he discovered that the square root of the frequency of the X-rays, he discovered that the square root of the frequency of X-rays emitted by a metal, X-rays emitted by a metal was proportional to the atomic number, was proportional to the atomic number and not to the atomic weight. He discovered that square root of the frequency of the prominent X-rays emitted by a metal was proportional to the atomic number and not to the atomic weight of the atom, and not to the atomic weight of the atom of that metal, of that metal। ये रिलेशन लिख लो, अंडर रूट न्यू फ्रीक्वेंसी ए जेड माइनस बी। ए और बी आपका कांस्टेंट है, ए और बी आपका कांस्टेंट है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है, फ्रीक्वेंसी ये किसकी है, एक्सरेज, सॉरी हाँ एक्सरेज की है। दोबारा सुन लो, आपने एलिमेंट लिया, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करा दिया, स्ट्राइक करा दिया, एक्सरेज निकली उसमें से। एक्सरेज आपको बड़ी सिंपल तरीके से एक्सरेज के बारे में बताया जा रहा है, वरना थोड़ा डिटेल में पढ़े तो एक्सरेज थोड़ी, मतलब ओवरऑल तो यही होता है जो आपने पढ़ रहे हो, जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा और इसमें एक्स्ट्रा बातें होती है कि एक्सरेज कैसे निकलती है। ठीक है जी, तो आपने क्या करा, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन लिया, उसको एटम से बम्बार्ड करा दिया, स्ट्राइक करा दिया, एक्सरेज निकली। ठीक है, एक्सरेज की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, आइडेंटिफाई ये किया गया, मतलब डिस्कवर ये किया गया, जो फ्रीक्वेंसी थी एक्सरेज की वो किसके प्रोपोर्शनल थी, एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल थी। ये मैं जनरल बता रहा हूँ, टू बी प्रिसाइज देखोगे तो अंडर रूट ऑफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। ठीक है ना, ये आइडेंटिफाई किया गया। एटॉमिक वेट का रिलेशन ही नहीं मिला हमें, एटॉमिक वेट का मुझे कोई रिलेशन नहीं मिला, यहीं से इसी वजह से ही और यहीं से ही एटॉमिक वेट को रिप्लेस कर दिया गया, किससे, एटॉमिक नंबर से। तो आगे लिखो आप लोग, ये रिलेशन उतारा आप लोगों ने, इस रिलेशन को उतारो, ए और बी एक कांस्टेंट है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज।
फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज। तुम्हें समझ आ रहा है? तुम्हें समझ आ रहा है? आगे लिखो, does a plot of under root nu does a plot of under root nu versus z, does a plot of under root nu does a plot of under root nu versus z gave a straight line versus z gave a straight line, full stop. This led mostly to conclude that atomic number was a better fundamental property. This led mostly to conclude that atomic number was a better fundamental property of an element, than its atomic weight. This led mostly to conclude that atomic number was a better fundamental property of an element than its atomic weight. ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन से हेडिंग डालो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसी के अंदर सब हेडिंग है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है जी, अब आपको पता लग चुका है कि एटॉमिक नंबर ने क्यों रिप्लेस कर दिया एटॉमिक वेट को। ठीक है, अब आप लिखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस लॉ पे बेस्ड है? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस लॉ पर बेस्ड है? हाँ, पीरियोडिक लॉ पुरानी वाली नहीं, पीरियोडिक लॉ, जस्ट से पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक वेट होता है। अगर मैं बोलूँगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो उसमें एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो आप लिखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसमें लिखो आप, इट स्टेट्स दैट physical and chemical properties of the element. It states that physical and chemical properties of the element. Are a periodic function of their atomic number. Are a periodic function of their atomic number. Are the periodic function of their atomic number. That is, if the elements are arranged, in order of their increasing atomic numbers, comma, the elements with similar properties, if the elements are arranged in order of their increasing atomic number, the elements with similar properties are repeated after certain regular intervals. Are repeated after certain regular intervals. Are repeated after certain regular intervals. ठीक है जी, नेक्स्ट हेडिंग। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्लियर हो गया? हाँ जी भाई साहब, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्लियर हो गया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर सिंपल शब्दों में बोलूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर। सिंपल शब्दों में, पेपर में जो ठीक से लिख कर आना है ना। जो चीज़ आपको अपनी मदर टंग के अंदर पता होगी उसको ही हम अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे ना।
देखो कहने को तो आजकल एम्फोसाइज किया जाता है इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश, है ना, आजकल इंग्लिश को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंग्लिश के बेसिस पे जज किया जाता है किसी बंदे को, सामने वाले बंदे को। अगर उसको इंग्लिश आती नहीं है, ये वैसे तो इंग्लिश नहीं आती है, फैक्ट है, ये फैक्ट है। और जिसको इंग्लिश आती है, ओह ही इज़ सो मॉडर्न, ऐसे बोलते हैं ना, चाहे बेशक उसको बाकी चीज़ें ना आती हो। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि हम बहुत अच्छे किस में एक्सप्रेसिव है, अपनी मदर टंग में, मैं ऐसा मानता हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ अपनी लैंग्वेज के अंदर आती होगी तो क्या आप उसको इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे? कर पाओगे ना, बस इंग्लिश आनी चाहिए। हाँ भाई, आप वर्ड्स लिख कर आ जाओगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप वर्ड्स लिख कर आ जाओगे, वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से लिख कर आओगे तो नंबर्स मिलेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ी ना कि सर ने बोला था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर, तो एक जगह आपने एटॉमिक नंबर लिख दिया, थोड़ा स्पेस दे के आपने लिख दिया प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के ब्रैकेट में लिख दिया केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और साथ में लिख दिया सर बाकी तो आपको पता ही है। तो ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन, थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जस्टिफिकेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, बस लिखवाना है। थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, है ना। दोबारा से सुन लेते हैं एक बारी, दोबारा से सुन लेते हैं एक बारी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर पे क्यों डिपेंड कर रही है, एटॉमिक वेट पे क्यों नहीं डिपेंड कर रही, है ना। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आप लोगों ने क्या पढ़ी थी? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल स्टेट, यही पढ़ी थी ना भाई। इसमें मैं आपको क्या लिखवाने वाला हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट वाई डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पे क्यों डिपेंड करती है, एटॉमिक वेट पे क्यों नहीं डिपेंड करती। और पिछले जितने भी हमने अटेम्प्ट्स पढ़े हैं सबके सब एटॉमिक वेट पे बेस्ड थे, है ना। अब देखो यहाँ से गड़बड़ हो गई, तो दोबारा से सुन लेते हैं कि प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पे क्यों डिपेंड कर रही है, एटॉमिक वेट पे क्यों नहीं डिपेंड कर रही। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल स्टेट, एंड एटॉमिक वेट इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। बट इलेक्ट्रॉन का मास तो हम इग्नोर कर देते हैं बिकॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। यानी कि जो एटम का मास है वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर, डीप सीटेड है, बहुत अंदर है, बीच में कहीं है ना। और जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन कराओगे तो रिएजेंट और एटम के बीच में कराओगे, बस रिएजेंट सबसे पहले किससे इंटरेक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, और न्यूक्लियस के तो बात की बात है। और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर रखे मैंने अभी? एटॉमिक नंबर के बराबर रखे। इसलिए एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, एटॉमिक वेट पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो इसमें आप लिखो एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, जितना छोटा हो सकेगा उतना छोटा लिखवाऊंगा। एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, ब्रैकेट में लिख लो, विच कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम्स कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, atoms consist of nucleus in bracket proton and neutron surrounded by electrons, surrounded by electrons, surrounded by electrons। फुल स्टॉप करके लिखो atomic mass is the nuclear atomic mass depends upon the number of protons and neutrons। फुल स्टॉप करके लिखो atomic mass depends upon the number of protons and neutrons in the nucleus, depends upon the number of protons and neutrons in the nucleus, whereas atomic number is equal to number of electrons, whereas atomic number is equal to number of electrons in the extranuclear part, number of electrons in the extranuclear part, और number of protons
or the number of protons in the nucleus, or the number of protons in the nucleus, number of protons in the nucleus. फुल स्टॉप करो. इसके बाद लिखो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. वैसी में एक ही पैराग्राफ है. फुल स्टॉप करके द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द chemical properties of the elements depends upon the interaction. Chemical properties of the elements depends upon the interaction between the atom and the reagent. Interaction between the atom and the reagent. Interaction between the atom and the reagent. Full stop करके since the nucleus is deep seated, since the nucleus is deep seated in an atom, since the nucleus is deep seated in an atom and is also shielded by electrons in the extranuclear part, and is also shielded by electrons in the extranuclear part. Electrons in the extranuclear part. न्यूक्लियस आपका शील्डेड होता है ना, क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड आपके कौन प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. हाँ जी, शील्डेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रान्यूक्लियर पार्ट. तो हाँ, हम तो उसको यूज, हम तो उसको, उस नॉलेज को यूज कर रहे हैं बस. हाँ, उस नॉलेज को हम यूज कर रहे हैं बस. क्या लिखा आप लोगों ने? Since the nucleus is deep seated in an atom and is also shielded by electrons in the extranuclear part, so atomic mass has little effect. So atomic mass has little effect on the chemical properties. So atomic mass has little effect on the chemical properties of the element. So atomic mass has little effect on the chemical properties. So atomic mass has little effect on the chemical properties of the elements. Full stop. Full stop. Electrons, however, are exposed. Electrons, however, are exposed to the environment. Electrons, however, are exposed to the environments and hence can interact with the reagent, and hence can interact with the reagent, and hence can interact with the reagent. लिखा? and hence can interact with the reagent. Consequently, full stop करके, consequently the properties of the elements depends upon the atomic number rather than atomic masses. Depends upon the atomic number rather than atomic masses. ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, अरेंज द एलिमेंट, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विल बी रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल. पढ़ रहे हैं ना इतने दिन से, 4-5 दिन से. आज कौन सा लेक्चर है? 5वां लेक्चर. पिछले 4 दिनों से यही पढ़ रहे हैं. एलिमेंट्स को अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तो प्रॉपर्टीज रिपीट करेगी आफ्टर सर्टेन इंटरवल. 5वें लेक्चर में हमारे साथ धोखा हो गया. 4 लेक्चर में तो इतनी मुश्किल से हमने रटा था, है ना? मतलब ये आपकी मन की बातें हैं. 4 लेक्चर से आपने इतनी मुश्किल से रटा था 4 लेक्चर के अंदर कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड अपॉन द एटॉमिक वेट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक वेट, है ना? 5वें लेक्चर में आपके साथ धोखा हो गया. प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर. धोखा तो पहला धोखा ये हुआ. अब धोखा तो चलो हो गया सो हो गया. हमें तो ये समझना है
कि क्यों रिपीट कर रही है सर्टेन इंटरवल के बाद, दोनों में सेम है। अरे आपने पीरियोडिक लॉ पढ़ा, पुराना वाला लॉ, धोखे से पहले वाला लॉ, उसमें क्या पढ़ा था, अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। धोखे के बाद आपका लॉ क्या बना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उसमें क्या पढ़ा आपने, अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विल बी रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। दोनों में प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही है। क्वेश्चन है क्यों करती है भाई? तो अभी आपने लास्ट पैराग्राफ में देख लिया है कि प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही है। उसके बाद मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिलेशन बना दिया एटॉमिक नंबर से, तो कहने का मतलब है प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है ना। उससे पहले मैंने क्या बताया, प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है ना। तो सुनो, आपके सामने हम लिखते हैं ग्रुप 1। ग्रुप 1 को एल्कली मेटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। कौन बोलेगा? मैं बोलूं? एल्कली मेटल भी बोलते हैं, ठीक है जी। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आप लोगों ने देखे थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। और निमोनिक्स मैंने क्या सिखाए थे? लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, लीना कब्र से फरार, या लीना की रब से फरियाद। जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। जरा एक बार लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s1, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एटॉमिक नंबर इज 3, एटॉमिक नंबर इज 3, 1s2 2s1। अगर आप सोडियम का लिखोगे 1s2 2s2 2p6, 2p मैं बोलूँ 2p, 3s1, ठीक है जी। इसका भी तरीका सिखाया था मैंने आप लोगों को, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक, ऐसा ही कुछ सिखाया था, उसी को यूज़ करा है। क्योंकि इतना रटना थोड़ा मुश्किल है ना, ये ईजी है बड़ा, साइड में कहीं लिख लो, 1 मिनट लगना है मुश्किल से। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक, और फिर नंबरिंग कर दो 1 2 3, 1 मिनट लगना है इसको लिखने के अंदर, ठीक है जी। तो जब आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ये आई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है। जरा ध्यान देना, लास्ट में क्या आया, इधर क्या आया, इधर क्या आया, तो इधर क्या आना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए, उसके नीचे क्या आना चाहिए, यही आएगा ही, यही आएगा। कहने का मतलब है ये आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है। हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम नहीं लगा रहे हैं, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है। आप देख रहे हो, चाहे लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे रुबिडियम हो, चाहे सीजियम हो, चाहे फ्रांशियम हो, इन सभी एलिमेंट के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो सिमिलर है। सेम नहीं बोलूँगा, सिमिलर है। सेम क्यों नहीं बोलूँगा? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदल रहा है, ठीक है, इसलिए सेम नहीं बोल रहा। बट एस के अंदर इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, एस के अंदर इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, एस के अंदर इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन। यानी कि एस के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं बदल रहे हैं, वैलेंस शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ इन सभी एलिमेंट्स की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो सिमिलर है, मतलब सॉरी सेम है, सेम है। अरे सेम ही तो है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही हैं, एक 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 सब में एक है। अगर आप उसकी प्लेसिंग देखोगे तो वो सिमिलर है, ये भी एस में, ये भी एस में, बट ये 2s वाला है, ये 3s वाला है, ये 4s वाला है, ये 5s वाला है, ये 6s वाला है, 7s वाला है। अब सुनो, जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे ना इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एक सर्टेन इंटरवल के बाद जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट करती है। आप देखो, नई वाली पीरियोडिक टेबल खोलो, नई वाली पीरियोडिक टेबल खोलो, इसी बात में पेज नंबर 86 है, देखो जरा 79 से 86 पे फिर क्या है, मुझे 86 क्यों याद है, 83 पे भी है, 85, अच्छा किसी बुक में 86 का भी हुआ करता होगा, चलो छोड़ो। आप आ जाओ पेज नंबर 79, ठीक है। लिथियम ज़रा देखते जाना, लिथियम को 1 करो, 2 मिनट के लिए 1 मानो, ठीक है। लिथियम 1, बेरिलियम 2, सरजी देख लीजिए ना,
देख लीजिए ना। एप्पल का प्रोविजन खरीद लिया है क्या? ऐसा कर क्या? पीरियोडिक टेबल। दिस इज वेरी रॉन्ग, हाईली डिसअपॉइंटेड। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड एंड हाईली डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन। लिथियम इज 1, बेरिलियम इज 2, बोरोन 3, कार्बन 6। नंबर, एटॉमिक नंबर नहीं बोल रहा हूँ, बस नंबर कर रहा हूँ एलिमेंट को। यहाँ बोलो सर आप तो जो नंबर बोल रहे हो वो तो एटॉमिक नंबर से मैच ही नहीं कर रहा है। लिथियम को 1 मान लो 2 मिनट के लिए, बेरिलियम को 2 मिनट के लिए 1 मानो और 2 मानो, ऐसे बोरोन को 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7, नियॉन 8 के बाद सोडियम आ गया, है ना। यानी कि यहाँ पे जो इंटरवल है वो 8 एलिमेंट का इंटरवल है, 8 एलिमेंट के बाद आ रहा है ना। सारे गामा पाधा निसा तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर था, वो यहाँ नहीं है। अब मैं आपको बस इंटरवल काउंट करवा रहा हूँ कि 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी आपकी रिपीट कर गई। तो ये जो नंबर्स है ना पीरियड वाइज बदलेंगे, जिन्हें आगे जाके हम मैजिक नंबर बोलेंगे, ठीक है। अभी छोड़ो मैजिक नंबर को, साइड कर दो बस आप। इंटरवल मैंने समझा दिया। एक इंटरवल के बाद सोडियम आ गया है और सोडियम और लिथियम की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर है। मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिमिलर है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तभी तो वर्ड मैं कह रहा हूँ, वर्ड पे ध्यान दो। अगर मैं बोलूँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो वो तो सेम ही है। अगर मैं बोलूँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कहने का मतलब है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किस सबशेल के अंदर प्रेजेंट है वो कॉन्फ़िगरेशन। तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, इसीलिए इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? सिमिलर होती है। और सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो रिपीट करती है। तो समझ में आ गया कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? ठीक है जी। तो पहले तो आप ये वाला एग्जाम्पल उतारो, फिर 2-4 बातें उस पर लिख देते हैं हम। हेडिंग पहले ये उतारो, फिर 2-4 बातें इस पर लिखवा देता हूँ। इसमें नए एलिमेंट ऐड कर दिए, पुराने हैं? हाँ सारे ऐड कर दिए। नहीं पढ़ोगे तो पीटेंगे डैडी। नहीं पढ़ोगे पीटे डैडी। नहीं ये सही है। नहीं पढ़ोगे तो पीटेंगे डैडी, ये सही है। कौन रहेगा आयरलैंड? इसको मॉडिफाई करते हैं, कौन रहेगा आयरलैंड और मनाली। आयरलैंड की आयरलैंड आई से आयरलैंड हो गया, एमटी है ना, माउंटेन चलो माउंटेन कर देते हैं। कौन रहेगा आयरलैंड और माउंटेन नहीं, और मनाली, ठीक है। इसका तो आप पढ़ लो फेरस, इसमें थोड़ा मॉडिफाई करना। मन तक रे क्रोमैटन वो नवाब था। हाँ नहीं कराएंगे ठीक है जी। लिखो इसके अंदर आप फटाफट से, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी लिखो, वक्त बहुत कीमती है। लिखो द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। लिए उतार लिया आप लोगों ने? तो जल्दी उतारो भाई, तुम लोग ना 2G की स्पीड से लिखते हो, 2G की स्पीड से। सर आप 5G की स्पीड से बोल रहे हो। तो भाई तो बोलेंगे ना, जैसी जो टेक्नोलॉजी चल रही होगी उसी को तो यूज़ करूँगा। VGA कैमरे के बारे में पता आपको? VGA कैमरा, सबसे पहले VGA कैमरा आता था, उसके बाद 1 पिक्सल, फिर 1.2 पिक्सल। सोचो मैंने वो वाला फ़ोन भी यूज़ करा जिसमें VGA कैमरा हुआ करता था। नहीं फ़ोटोज़ आती थी, ठीक ठाक आ जाया करती थी उस टाइम के हिसाब से। हाँ उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी थी। उस टाइम के हिसाब से तो हमारे 2 मेगापिक्सल हुए, वाह यार 2 मेगापिक्सल। अब देखो अब इसी में 200 मेगापिक्सल है। चलो लिखवाऊँ, लिखो द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज
cause of periodicity in properties is the repetition. The cause of periodicity in properties is the repetition of similar outer electronic configuration. The cause of periodicity in properties is the repetition of similar outer electronic configuration. The cause of periodicity in properties is the repetition of similar outer electronic configurations after certain regular intervals. ठीक है जी, समझ आ गया? आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है जी, समझ आ गया मित्रों? बोलो, समझ आ गया? एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर तो गुस्सा हो गया आज। उनके मन में पक्का चल रही है सर तो आज गुस्सा हो गया बहुत ज़्यादा। सर टाइम देखा ना, टाइम 11:14 सर तो पढ़ाए जा रहे हैं। इधर देखो ग्रुप 17, बदला तो लूँगा बेटा इसका, ग्रुप 17। ठीक है, एक और एग्जांपल लेने, फिर मैजिक नंबर के बारे में बता रहा हूँ। मैजिक नंबर का ट्रेलर मैं दे चुका हूँ आपको। फुल कलर ब्राइटनेस इन एप्पल टैबलेट। आज हम कुछ 1-2 के एटॉमिक नंबर लिखना सीखेंगे भी। ठीक है जी, याद करने का तरीका क्या बताया? फुल कलर ब्राइटनेस इन एप्पल टैबलेट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। रियल नेम याद रहेगा, ये लिख दूं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है जी, ये इनके मैंने रियल नेम लिख दिए। फर्जी नेम मैंने आपको बता दिया है, फुल कलर ब्राइटनेस इन एप्पल टैबलेट। ठीक है जी, अब देखो जरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s2, 2s2, 2p5। क्लोरीन की लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। जरा एक बार इसे नोटिस करना, 2s2, 2p5 है। ये आपकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा लग रहा है ना? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको देखो आप, 3s2, 3p5 है। देखो आप, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही तो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदल गए हैं। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। भाई इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसकी भी आखिरी शेल के अंदर 7 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। जोड़ो ना, 5 और 2 7। आप बोल रहे हो सर आपने 2p क्यों नहीं लिया, 2s2p क्यों लिया? आखिरी शेल कौन सी होगी? 2 ही तो होगी। अरे पहली शेल 1, दूसरी शेल 2, 2 के अंदर 2 सब शेल, तो दोनों ही तो कवर होंगे वैलेंस शेल के अंदर। तो सिमिलरली इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s2, 4p5, 5s2, 5p5, 6s2, 6p5। तो आप देख सकते हो एक सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट कर रही है ना? अब एक बार उस इंटरवल को स्टडी करते हैं फटाफट से और मैजिक नंबर का नाम दे देते हैं। 2 एग्जाम्पल लिखवा दिए मैंने आपको, बस हिम्मत रखो, 1 घंटा और है। छन से न टूटे कोई सपना, बैकग्राउंड म्यूजिक, जग सुना सुना लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। पेज नंबर 79, आप भी पेज नंबर 79 खोल लीजिए। एनसीईआरटी पेज नंबर 79। वन डे आई विल। पेज नंबर 79 एनसीईआरटी। बातें मत करें, पढ़ लीजिए आप। देखो अब सोडियम को 1 बोलो। देखो सोडियम को 1 बोलो, तो मैग्नीशियम 2 हो जाएगा।
है ना, नहीं मिला सोडियम। मैग्नीशियम के बाद सीधा एल्यूमिनियम पर आ जाओ। अब जब फटाफट से देखना, ठीक है, फटाफट से देखना। सोडियम को आपने 1 बोला, मैग्नीशियम को 2 बोला, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4, 5, 6, 7, 8, है ना। आर्गन के बाद सीधा आ रहा है पोटेशियम, यानी कि सोडियम से लेके पोटेशियम तक जाने का जो इंटरवल है वो 8 का ही है। इससे पहले भी मैंने 8 गिनवा दिया, फिर से 8 गिनवा दिया। एक बार सबसे ऊपर जाओ, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के टॉप पे रखा गया है ना। सुनो, पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अगर ब्लॉक के हिसाब से बात करें ना, तो जो हाइड्रोजन आता है वो एस ब्लॉक में आता है, ब्लॉक के हिसाब से बात करें। और हाइड्रोजन को यहाँ रखा जाना चाहिए ब्लॉक के हिसाब से, इधर जस्ट लिथियम के ऊपर, जस्ट लिथियम के ऊपर, ठीक है जी। तो मान लो आपका हाइड्रोजन यहाँ पर है लिथियम के ऊपर, तो हाइड्रोजन को 1 बोल दो, तो हीलियम ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। फिर आप नीचे आओगे तो पहले वाले पीरियड के लिए 2 आया, दूसरे वाले पीरियड के लिए, अरे जो हॉरिजॉन्टल रोज अभी लिखवाऊंगा मैं, सुन लो, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है ना, इन्हें पीरियड्स बोलते हैं। तो मेरे पास 7 पीरियड्स है। देखो, पहला पीरियड हाइड्रोजन यहाँ रखो, पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। और ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इन्हें ग्रुप्स बोला जाता है। ये नई वाली पीरियोडिक टेबल है जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। तो पहले वाले पीरियड के अंदर जो नंबर आ रहा है वो 2 आ रहा है, ठीक है। दूसरे वाले पीरियड के अंदर 8 का नंबर आ रहा था, यानी कि 8 नंबर बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही थी। तीसरे वाले के अंदर भी 8 ही आ रहा था, है ना। अभी गिनवाया तो था भी मैंने सोडियम से लेकर, सोडियम को 1, एक्सप्रेशन दो ना आप लोग, यू पीपल आर एक्सप्रेशनलेस राइट नाउ, ठीक है जी। इसके बाद आ जाओ नीचे। अब आप करो पोटेशियम को 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि चौथे केस में 18 का आया। 18 एलिमेंट प्रॉपर्टी रिपीट, 18 एलिमेंट बाद प्रॉपर्टी रिपीट करेगी। फिर से आ जाओ नीचे रुबिडियम पे, रुबिडियम को 1 कर दो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 18। अब आ जाओ नीचे, छठे में बताओ 18 होगा कितना होगा? छठे में बताओ, छठे और सातवें में बता दो एक बारी। अबे नंबर्स बताओ काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 ही होगा ना? गलत, 18 नहीं होगा, गलत। क्यों नहीं होगा 18? देखो आप जरा एक बारी आप लेंथनम को देखो, 57 देखो, 57 के बाद सीधा कौन आ गया? 72। बीच के एलिमेंट कहाँ चले गए? उसे भी तो काउंट करोगे। बीच के एलिमेंट कहाँ रखे हुए? देखो नीचे रखे हुए, है ना। 14 एलिमेंट वहाँ पे मिसिंग है, वो 14 एलिमेंट को नीचे रखा हुआ है, वो बाद में जानेंगे क्यों रखा है, नीचे रखा हुआ है। तो इधर जो नंबर आएगा वो 18 नहीं आएगा, 32 आएगा। क्या बोल रहा है ये, समझ नहीं आना मेरे को। यहाँ पे पहले 8 है, उसके बाद 18, उसके बाद वो 32। अच्छा समझ गया क्या बोल रहे हो, ठीक ठीक है जी। सिमिलरली नीचे वाले में भी 32 आएगा। तो ये जो नंबर आपने अभी करे ना 2 8 8 18, फिर क्या पढ़ा? 18। फिर सातवें का भी तो पढ़ोगे ना, 7 नंबर होने चाहिए ना, 7 नंबर होने चाहिए। ये जो नंबर्स होते हैं ना इन्हें मैजिक नंबर्स बोला जाता है, और ये नंबर आपने याद रखना है क्योंकि मैं इसी को यूज़ करके आपको एटॉमिक नंबर लिखना सिखाऊंगा। तो इसमें थोड़ा 2 लाइनें लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, लिखो, इसमें लिख लो फ्रॉम, नहीं कुछ नहीं, बस 2 लाइनें लिखनी है, इसी में लिख लो। इसमें आप लिखो फ्रॉम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रेफरेंस ले रहा हूँ। फ्रॉम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर इज अ रिपीटिशन, रेफरेंस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। फ्रॉम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर इज अ रिपीटिशन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर इज अ रिपीटिशन, there is a repetition in the electronic configuration
of alkali metals and halogens only. There is a repetition in the electronic configuration of the alkali metals and halogens only after certain regular intervals. Only after certain regular intervals. These regular intervals, certain intervals के बाद लिखना है these regular intervals being 2, these regular intervals being 2, 8, ये बोल रहा हूँ 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। आखिरी का ना देखो, पहले तो स्टडी नहीं किया जाता था, आखिरी के जो एलिमेंट्स है पीरियड 7 के जो एलिमेंट्स है पहले उनको स्टडी नहीं किया जाता था। अब आने वाले वक्त में उसको स्टडी किया जाएगा, थोड़ा बहुत तो स्टडी किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाता था? क्योंकि पहले पीरियड 7 आपका इनकम्प्लीट था, पहले पीरियड 7 आपका इनकम्प्लीट था। पीरियड 7 के आखिरी के जो एलिमेंट है वो पहले नहीं थे, बाद में उसको पूरा कर दिया गया, अब उसको फिर भी स्टडी किया जाए। ठीक है जी। तो ये जो नंबर्स लिखे आप लोगों ने, दीज नंबर्स, आगे लिखो दीज नंबर्स, हाँ आएगा, दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स, दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। और ये मैजिक नंबर्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको इसी से ही पीरियोडिक टेबल लिखना सिखाऊंगा, इसी से ही। आगे का नहीं आएगा ना मैजिक नंबर, लास्ट का इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसके बाद कोई एलिमेंट ही नहीं हो कोई। आप पीरियड 7 का 32 काउंट करोगे तो 32 के बाद एलिमेंट तो आना चाहिए ना नीचे, 119 नहीं है ना, इसलिए नहीं आया लास्ट वाला 32। तो ये आपके हो गए मैजिक नंबर। सही है। चलो आपको सिखाते हैं, बस एक ही ग्रुप बता रहा हूँ अभी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में बात करूंगा, उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल लर्न करना सीखेंगे। हाँ जी, ग्रुप 1 फिर से आते हैं, फिर से लिख रहे हैं एलिमेंट ग्रुप 1 के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, है ना। मैजिक नंबर क्या थे? 2, 8, 8, 18, 18, 32। अरे नीचे का 32 नहीं आएगा, बता दो दिया क्यों आएगा, सॉरी क्यों नहीं आएगा, अभी तो बताया। मैंने अभी तो आप 32 एलिमेंट करोगे तो 32 एलिमेंट के बाद एलिमेंट भी तो आना चाहिए कोई। 30 बोला, 32 बोला, दूसरी बार नहीं बोला, पहली बार बोला। ठीक है, इसका कितना एटॉमिक नंबर होता है? 3। पहले ये बताओ ग्रुप 1 में आपको कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं? 6 ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 में से 1 माइनस करो, कितना आया? 5। आपने 5 मैजिक नंबर यूज करने हैं यहां से। ठीक है, पहले ग्रुप के एलिमेंट लिख लेना, फिर काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, देन सब्ट्रैक्ट 1। इधर मैंने 6 एलिमेंट को काउंट करे, 6 में से मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 आ गया, यानी कि 5 आपने मैजिक नंबर यूज करने हैं। कहाँ से यूज करने हैं? ऊपर से यूज करूं, नीचे से यूज करूं? नीचे के 5 यूज करेंगे, ऊपर से नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। सब में मैं एक ही चीज सिखाऊंगा, नीचे के 5 यूज करेंगे। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 3 में सबसे पहले 8 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 ही होता है, ये मैंने यूज कर लिया है। अब 11 में 8 जोड़ो, ये भी यूज कर लिया है। 19 में कितने जोड़ो? 18, कितना आ रहा है? 9 और 8 आपका हो जाएगा 17, 1 37। ठीक है, 18 भी यूज कर लिया है। 37 में 18 जोड़ो, 8 और 8 16 15, हाँ 55, ये भी यूज कर लिया। 52 में 32 जोड़ो, 87। बोलो जी, लिख दिया आपने अपने एटॉमिक नंबर। सिंबल्स तो हमने कितनी बार याद ही कर लिया, डे 1 से ही पढ़ रहे हैं ग्रुप 1 को, डे 1 से ही पढ़ रहे हैं ग्रुप 1 को। ठीक है ना, तो ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, और ये रहे इनके एटॉमिक नंबर। ग्रुप 1 रेडी,
तैयार एटॉमिक नंबर के साथ, रटने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब इसके साथ ग्रुप 1 के बाद आता है आपका ग्रुप 2, इसी के बाद आता है। उसमें क्या पढ़ा था? बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, पिताजी, राजी। अरे कार मांग रहे तो राजी हो रहे ना वो, कार और स्कूटर मांगोगे तो रोएंगे ना वो। दो चीज़ें मांग रहे हो आप, और दोनों चीज़ें आजकल तो सस्ती आती नहीं है। स्कूटी भी कम से कम लेने जाओगे लाख से ऊपर की आती है बढ़िया वाली, और कार भी अगर अच्छी वाली लेनी है तो मिनिमम 5 लाख तो साइड में रख दो आप। जितना अच्छा मॉडल उतनी अच्छी कार। तो 6 लाख जोड़ लेते हैं हम, गाड़ी का 6 लाख जोड़ लेते हैं, स्कूटी का 1.5 लाख जोड़ लेते हैं बढ़िया वाली। आपका कुछ भरोसा नहीं, बाइक पे भी आ जाओ आप लोग तो 7-8 लाख नीचे आ गए। तो उसके बाद तो भाई साहब पिताजी दुखी होंगे। बट पहले वाले केस के अंदर बेटा मांगे कार, सेंट्रो यार बंद हो चुकी है, सस्ती गाड़ी है, सेकंड हैंड कहीं से ही मिल जाएगी, तो उसमें तो खुशी खुशी दे देंगे तुमको। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर हमें याद करना है। तो देखो ये इसी के बाद ही तो है एग्जैक्टली। तो ये 4 हो गया, ये 12 हो गया, ये 20 हो गया, ये 38 हो गया, ये 56 हो गया, ये 88। लो 2 मिनट में यार, 2 मिनट में रेडी, 2 मिनट में रेडी। अरे बोलो हाँ हूँ तो करो। आज इतना ही, इसका तो इतना ही ट्रेलर लो। अभी ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7। अब मुझे बताओ इसको लिखने में कोई परेशानी होगी आपको? इजी है ना? आपको 2 ग्रुप में एटॉमिक नंबर सिखा दिए मैंने। आगे बढ़ते चलो, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो, हिम्मत रखो, जय जवान जय किसान लिखो। प्रेजेंट प्रेजेंट फॉर्म। आज तुम्हें मम्मी की बहुत याद आ रही होगी, कभी इतना घर को याद नहीं करते होगे, आज कर रहे होगे। प्रेजेंट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। प्रेजेंट फॉर्म और द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। प्रेजेंट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हाइफन करके लिख लो बोहर्स टेबल। छुप जाओ शुभांकर, छुप जाओ। बोहर्स टेबल भी कहते हैं इसे। ठीक है जी, चलो लिखो इसके अंदर। सबसे पहले लिखो ग्रुप, सबसे पहले लिखो ग्रुप। अब ग्रुप ऑफ पीरियड्स के बारे में पढ़ना है। लिख लो, इन प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हाँ बस 2-3 लाइन है इसके अंदर। इन प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल there are 8 vertical columns. In present form of the periodic table, there 18. There are 18 vertical columns. There are 18 vertical columns called groups or families. There are 18 vertical columns called groups or families numbered from 1 to 18. ठीक है जी। हमारे पास कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं जो 1 से 18 तक नंबर किए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जिसको ग्रुप भी बोलते हैं, फैमिलीज भी बोलते हैं। ये एल्कली मेटल की फैमिली है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फैमिली है। इनके नाम भी याद रखना भाई, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बस हिम्मत रखो, 1 घंटा और है, बस हिम्मत रखो। हाँ ये तो करना ही है भाई, ये तो मैंने पिक्चर शुरू कर दी। अब आधे घंटे पहले आप थोड़ी दिन तक ट्रेलर दे रहा था। हाँ लिख लेना, भी थोड़ा टाइम दे दूंगा। थोड़ी दिन तक मैं ट्रेलर दे रहा था, जो मैं बोल रहा था 35 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली आप पीरियोडिक टेबल लिख लोगे, तो वो ट्रेलर था। इसकी पिक्चर अब शुरू हो गई है। ठीक है जी, ये इसकी वेब सीरीज शुरू करी हमने, वेब सीरीज। ये पहला एपिसोड था आज इसका, बाकी एपिसोड से कल देखेंगे। ठीक है ना, ये वेब सीरीज शुरू करी है मैंने। पीरियोडिक टेबल को लर्न कीजिए, सीज़न 1, और सीज़न 1 ही रहेगा। ठीक है जी, ये हो गया, लिखवा दिया मैंने। नेक्स्ट लाइन से लिखो पीरियड्स। नेक्स्ट लाइन से लिखो पीरियड्स। इन प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इन प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इन प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, there are 7 horizontal rows. In present form of the periodic table, there are 7 horizontal rows. There are 7 horizontal rows numbered from 1 to 7.
नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7, पीरियड 1, पीरियड 1, पीरियड 2 एंड सो ऑन। ठीक है जी, याद हो गया है ना, पीरियड 1 पीरियड 7। एक लाइन लिख लो उसके अंदर आप, द पीरियड नंबर कॉरस्पॉन्ड्स टू द हाइएस्ट, द पीरियड नंबर कॉरस्पॉन्ड्स टू द हाइएस्ट, राइटिंग अच्छी लिखो भाई, द पीरियड नंबर कॉरस्पॉन्ड्स टू द हाइएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द पीरियड नंबर कॉरस्पॉन्ड्स टू द हाइएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है जी, जैसे कि पीरियड 1 है तो पीरियड 1 के अंदर जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो 1 ही होगा। पीरियड 2 के अंदर जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो 2 होगा। कहने का मतलब है, ये समझ आया पॉइंट, पीरियड 1 के अंदर जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो पीरियड नंबर ही होगा। जैसे कि 1 के अंदर n1 ही होगा, मैक्सिमम की बात हो रही है। n2 के पीरियड 2 के अंदर n2 ही होगा। पीरियड 2 का कोई एलिमेंट बताओ, पीरियड 2 का कोई एलिमेंट बताओ देखकर। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बोल ही नहीं रहे हो आप लोग, बस देख रहे हो पीरियड 2 को। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, है ना, 12 होता है ना, 10 तो ये रहे, 2 ये रहा। मुझे बताना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये पीरियड 2 का थोड़ी ना हुआ, ये पीरियड 3 का हुआ, फिर ये पीरियड 3 का हुआ, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आ रहा है, 3। तो आप लोगों के आगे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख दूं तो क्या आप लोग पीरियड नंबर, सॉरी हाँ, पीरियड नंबर लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। चलो आगे आगे लिखो 2 लाइन्स। अब ये उन दोनों से अलग है, पीरियड और ग्रुप से अलग है। पीरियड्स के अंदर ही लिखना हाँ, इसके नीचे नहीं, अलग ही है, अलग ही पॉइंट है। लिख लो 14 एलिमेंट्स ऑफ 6th पीरियड, 14 एलिमेंट्स ऑफ 6th पीरियड, 14 elements of 6th period called lanthanoids, 14 elements of 6th period called lanthanoids, and 14 elements of the 7th period called actinoids. 14 elements of the 7th period called actinoids are placed in separate panels, are placed at the separate panels at the bottom, at the bottom। ठीक है, जो 14 एलिमेंट है एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स के, पहले लेंथेनॉइड्स है बाद में एक्टिनॉइड्स है, उनको पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया। देखो ये रे पिंक कलर और ऑरेंज कलर नीचे रखे हुए हैं ना। ठीक है जी, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, 6th है। इस ग्रुप के इस पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, ग्रुप 18। लॉक कर दूं, लॉक्ड। बोलो जल्दी से। अरे तो एक बंदा बोले ना, कोई सही आंसर बोलेगा ना, फिर मैं बोलूँगा 7 करोड़ जीत गए आप, जो अमिताभ बच्चन बोलता है। हाँ जी बताइए, लॉक्ड 18 सर ऑप्शन से 18 नहीं है क्या, 17 16 क्या है, सर लाइफलाइन कोई लाइफ लाइन नहीं है। आपका आंसर लॉक हो चुका है, आप पहले लाइफ लाइन यूज़ कर सकते थे। 18 गलत जवाब, गलत जवाब। आंसर इज ग्रुप 3, आंसर इज ग्रुप 3। ग्रुप 3 is the group 3 is the longest group in the periodic table. Group 3 is the longest group in the periodic table. जो ग्रुप 3 है वो सबसे बड़ा ग्रुप है। देखो कैसे है, देख लेते हैं एक बार। ये गलत जवाब।
आप कुछ नहीं लेके जा रहे यहाँ से, पहले भी लेके नहीं जा रहे थे वैसे तुम। देखो ग्रुप 3 देखो, ग्रुप 3 देखो एक बारी प्लीज़, पेज नंबर 79, ग्रुप नंबर 3, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथनम, एक्टीनियम। वाई भी कहाँ पर है, वाई भी देखो एक बारी। टेन दो 7 करोड़, तुमने कुछ नहीं बोला। ये रहा वाई बी, यट्रिबियम। देखो इधर 1 2 3 4 एलिमेंट तो हो गए। ज़रा इधर देखना 57 के बाद क्या आ गया, यानी कि 58 59 60 61 62 63 64 अप टू 71 यहीं पर ही रखे हुए हैं। वो बस यहाँ क्यों रखे हुए हैं, प्रॉपर्टी वाइज रखे हुए हैं यहाँ पर। एटॉमिक नंबर वाइज तो पोजीशन उसकी वहीं पर ही है, 14 के 14 एलिमेंट यहीं पर रखे हुए हैं इसी पोजीशन पर। प्रॉपर्टी वाइज उसको अलग करके पढ़ते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट है ये वाला ब्लू कलर एस ब्लॉक है, ये रंग बिरंगे वाले पी ब्लॉक है, ऑरेंज वाला डी ब्लॉक और ये वाला एफ ब्लॉक। तो 14 एलिमेंट यहाँ रखे हुए हैं, 14 एलिमेंट नीचे भी रखे हुए हैं। 14 + 14, अरे 14 तो गिनवा दिया ना मैंने। 14 + 14 28 + 4, ये 4 भी तो काउंट करोगे, 32। तो ग्रुप 3 आपका सबसे बड़ा ग्रुप है। ग्रुप 3 इज द लॉन्गेस्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, कंसिस्टिंग ऑफ 32 एलिमेंट्स। एक भी बंदे ने सही जवाब नहीं दिया। बोल जे तो मैं बोलता 7 करोड़, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलो अब तो तुम आंसर दे ही दोगे। अब ये सबसे बड़ा पीरियड कौन सा है पीरियोडिक टेबल के अंदर? हाँ देखो बोलो, सबसे बड़ा पीरियड कौन सा है ये बताओ, और कितने एलिमेंट है वो बताओ। 6 नहीं है? देखो मैंने आपको एक बात बताता हूँ, पहले जब हम पहले पढ़ा करते थे ना पीरियोडिक टेबल को, तो 7वां पीरियड इनकम्प्लीट हुआ करता था। तो उसके हिसाब से पीरियड 6 आपका लॉन्गेस्ट पीरियड हुआ करता था, क्योंकि 18 एलिमेंट तो वहीं पर लिखे हुए हैं, 14 उसमें और ऐड कर दो, वो ही लेंथनॉइड ऐड हो जाएगा। बट अब तो एक्टिनॉइड पीरियड 7 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई सबसे बड़ा पीरियड तो 6वां और 7वां दोनों ही है, दोनों में बराबर एलिमेंट है, कह सकता हूँ ना। पीरियड 6 and 7 are the longest period in the periodic table। सही लोग ना सही रील बनाते हैं, ये कहाँ से दिमाग लगा लेते हैं भाई साहब रील बनाने के लिए। ये वहीं से तो निकला 7 करोड़ वाला। और गलत आंसर देता है, गलत आंसर, वाह दीदी वाह दीदी वाह जो गलत आंसर है। पीरियड 6 and 7 आर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, कंसिस्टिंग ऑफ 18 + 32 कितना हो जाएगा, 18 + 14 32 ही होगा, कंसिस्टिंग ऑफ 32 एलिमेंट्स ईच। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज आयुपैक नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल ऑफ बोल दिया था ना मैंने, पहले गलत बोल दिया थोड़ा सा। हाँ जी, हेडिंग डालो आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। आयुपैक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बड़ा बड़ा नहीं लिखते हैं। आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। यूनिक करके आ जाता है ना आगे प्रीफिक्स। हाँ वो वर्ड सीखना है, ठीक है जी। आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, अब ये सीखना है। पहले इसका यूज़ बहुत होता था, अब तो पीरियोडिक टेबल कंप्लीट ही हो गई है।
अरे पहले ऐसा होता था कि ये एलिमेंट्स ना नहीं थे उस टाइम, पहले ये एलिमेंट्स नहीं थे, पहली बुक्स में आता भी था, तो फॉर द टाइमिंग एलिमेंट्स का नाम तो रखना था ना, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करा, पहला रीज़न। अभी बस इंट्रो करवा रहा हूँ, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये था कि कभी कभार दो कंट्रीज़ क्लेम करती थी कि ये एलिमेंट मैंने डिस्कवर करा है, दूसरी कंट्री कहती थी मैंने डिस्कवर करा है, तो उनके जब तक कंट्रोवर्सी सॉल्व नहीं हो जाती थी, उनके डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो जाते थे, क्योंकि भाई कंट्री क्लेम कर रही है कि मैंने डिस्कवर करा है, तो वो बोलेगा ना भाई मेरे नाम से इसका नाम रखो आप, जो भी साइंटिस्ट जिसने डिस्कवरी की होगी। तो उस डिस्प्यूट के सॉल्व होने तक एलिमेंट्स का एक नॉन बायस्ड नेम रख दिया करते थे, इसको यूज़ करके, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, ठीक है। तो मतलब किसी की तरफदारी ना करते हुए, नॉन बायस्ड बोला ना मैंने, मतलब मैं इनकी भी तरफदारी नहीं कर रहा, मैं इनकी भी तरफदारी नहीं कर रहा, मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ जिससे दोनों के स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे, ईगो हर्ट ना हो दोनों की, जब तक डिस्प्यूट सॉल्व ना हो जाए। वापस चेंज कर देते फिर वापस जब डिस्प्यूट सॉल्व हो गए तो जिसकी डिस्कवरी करी थी उसके हिसाब से उसका नाम रख दिया। तो इस पे मैंने आपको बस एक अभी इंट्रोडक्शन ही दिया है छोटा सा, उसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।